बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि उर्दू का पेपर हमने किस तरह हल करना है। ये याद रहे कि मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जो बाकी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ सवाल जवाब का ही एक सिलसिला होता है, लेकिन उर्दू में हर सवाल को लिखने का, हर सवाल को हल करने का एक अलग ही तरीका होता है। तो आज आपके साथ उर्दू का पूरा पेपर हल करने का तरीका शेयर किया जा रहा है, आपको ये बताई जा रही है ये बात। आपने इस पूरी वीडियो को पूरी तवज्जो से देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में आप कोई चीज़ गलत लिखें, कोई जो है वो टेक्निक गलत इस्तेमाल कर दें। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी। फिर दूसरी बात इसमें अहम है कि हमने किस तरतीब को फॉलो करना है, यानी जिस तरह पेपर लिखा हुआ है हमने उस तरह लिखना है या हमने कोई और तरतीब अपनानी है। तो ये पूरी वजाहत आज आपको बताई जा रही है। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपको पूरा पेपर हल करने का जो तरीका है वो समझा दिया जाए। आपने पूरी तवज्जो से समझना है और इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, बगैर वक्त को ज़ाय किए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और उर्दू का पूरा पेपर हल करने का तरीका, टेक्निक्स और बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको सीखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सवाल किस तरह से होते हैं। सवाल नंबर 1, ये हिस्सा ये मारूजी है, एमसीक्यूज हैं इसमें। हिस्सा नसर से 7 मारूजी सवालात, हिस्सा नज्म से 2 और गज़ल से 1, और मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा मुतज़ाद मुतरादिफ से 5 मारूजी सवालात। तो 10 और 5 15, ये टोटल हो गया जी। सवाल नंबर 2 जो है ये अशार की तशरीह है, हिस्सा नज़म और अशार की तशरीह हिस्सा गज़ल। तो हिस्सा नज़म में 4 शेर आएंगे, 3 की तशरीह करनी है। हिस्सा गज़ल में 3 शेर आएंगे, 2 की तशरीह करनी है। तो 6 नंबर, 4 नंबर, टोटल 10 नंबर। सवाल नंबर 3, इबारत की तशरीह, दी गई 2 इबारात की तशरीह, हवाला मतन, खत कशीद अल्फाज के मानी, ये भी लिखने हैं। 5 नंबर 1 के हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर है हवाला मतन यानी सबक का उन्वान मुसन्निफ का नाम, 2 नंबर अल्फाज मानी के हैं और 2 नंबर तशरीह के हैं। तो एक इबारत की तशरीह 5 नंबर की, तो 2 इबारतें हैं, 10 नंबर हो गए हमारे पास। सवाल नंबर 4 है जी, मुख्तसर सवालात 8 दिए गए होंगे, 5 करने हैं, तो 10 नंबर। इस तरह सवाल नंबर 5 जो है सबक का खुलासा है, 2 दिए जाएंगे, 1 लिखना होगा, 5 नंबर। सवाल नंबर 6 नज्म का खुलासा या मरकजी ख्याल है। ये याद रखिएगा कि इसमें 1 नंबर शायर के नाम का भी है। तो 1 नंबर शायर के नाम का और 4 नंबर खुलासे के, तो टोटल 5 नंबर हो गए। उसके बाद सवाल नंबर 7 जो है ये दरख्वास्त या ख़त है, एक चीज़ लिखनी होगी, 10 नंबर। सवाल नंबर 8 में कहानी या मुकालमा है, एक चीज़ लिखनी होगी, 5 नंबर। सवाल नंबर 9 में जुमलों की तकमील यानी ज़रबुल अम्साल या जुमलों की दुरुस्ती, ये दोनों चीज़ें आएंगी, हमने एक करनी है, तो इसमें 5 नंबर। तो अब ये हो गई बोर्ड की तरतीब। अब हमने किस तरह पेपर को हल करना है ये आप ज़रा गौर से देख लें। हमारी तरतीब यानी जो तरतीब जिस चीज़ से हमने लिखना है वो तरतीब ये है, ये जो आपको नज़र आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बोर्ड के सवाल हैं। सवाल नंबर 1 मारूजी का, ये तो पहले ही हो जाएगा, ये अलग है। इसके बाद हमने जो सबसे पहले सवाल हमने करना है वो है सवाल नंबर 9। देखिए मैं दूसरे नंबर पे यानी दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा हूं, पहला तो मारूजी का था, तो इसको लेकिन मैंने नंबर वही दिया है जो पेपर के ऊपर है। ये याद रखिएगा, आप भले तरतीब आगे पीछे कर दें लेकिन नंबरों की तरतीब आगे पीछे नहीं करेंगे, नंबर वही रहेगा जो पेपर के ऊपर है। तो सवाल नंबर 9 जुमलों की तकमील हमने ये लिखना है, ज़रबुल इम्साल या जुमलों की दुरुस्ती। सवाल नंबर 4 दूसरे नंबर नेक्स्ट करना है हमने, तीसरे नंबर पे मुख्तसर सवाल। सवाल नंबर 5 जो है सबक का खुलासा या नज़म का खुलासा। अब देखें मैंने इसको 4 नंबर दिया है, अब आपकी मर्जी, सवाल नंबर 6 आप पहले लिखें, आप सवाल नंबर 5 लिख लें, ये आपकी मर्जी है। यानी ये दोनों सवाल आपने बराबर में करने हैं। उसके बाद 5वां जो मैंने हिस्सा दिया है उसमें सवाल नंबर 7 और 8 हैं।
تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ پہلے خط لکھ لیں یا درخواست لکھ لیں یا کہانی یا مکالمہ، یہ یاد رکھیے گا ایک ایک چیز لکھنی ہے، یہاں دونوں نہیں لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو چھٹے نمبر پہ ہم کریں گے وہ ہے سوال نمبر 3، تو اس میں عبارات کی تشریح ہے، اور لاسٹ میں ہم نے کرنا ہے سوال نمبر 2، اس میں نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح ہے۔ یہ ہوگی ترتیب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے لکھنا کس طرح ہے۔ یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس پورا پیپر حل کرنے کا طریقہ اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جو چیز میں نے نیلا نیلا کر کے لکھا ہے، نیلی انک سے لکھا ہے، یہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، باقی جو کچھ بلیک سے ہے وہ آپ نے پین سے لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 9، یہ دیکھیں یہ پیپر کے بالکل سینٹر میں آیا، اس کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ اس کے نیچے لائنیں بھی لگا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد بالکل ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ یہ دیکھیں میں نے اس لیے یہ بارڈر لائن بھی ساتھ لگا دی ہے، تو جملوں کی تکمیل جو ضرب الامثال کا حصہ ہوتا ہے وہ میں نے ہیڈنگ دی ہے۔ آپ جملوں کی درستی لکھنا چاہتے ہو تو جملوں کی درستی لکھیں، اس کے بعد یہ 2 نقطوں والی علامت، اس کو رابطہ کہتے ہیں، وہ لگائیں گے۔ پھر آپ نے نمبر لکھنا ہے، نمبر 1 نمبر مارکر سے لکھنا ہے، اور نمبرنگ وہی دینی ہے جو کوسچن پیپر کے اوپر ہے۔ اس کے بعد کوسچن پیپر کے اوپر آدھا حصہ ضرب الامثال کا دیا ہوتا ہے، یعنی جیسے الٹے بانس اور آگے خالی جگہ ہوتی ہے، آپ نے ویسے نہیں لکھنا، آپ نے پوری جو ہے وہ ضرب المثل اس کو لکھ دینا، یعنی الٹے بانس بریلی کو، بس اسی طرح آپ نے باقی ساری لکھ دینی۔ یہ میں نے سکیچنگ کر دی ہے، آپ اس کو غور سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں ایک لائن لگا دینی ہے، 2 لائن لگا دینی ہے کہ آپ کا یہ سوال الگ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 4 لکھنا ہے، سوالات کے جوابات، تو یہ ادھر آ گیا، یہ ہیڈنگز بن گئی دونوں۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 1 سینٹر میں لکھا ہے بالکل۔ اب کچھ بھی سوال یا جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نمبر لکھنا ہے، جو بھی اگر آپ پہلے 5واں جز کرنا چاہ رہے ہیں تو 5واں لکھیں، 8واں کرنا چاہ رہے ہیں 8واں لکھیں، تیسرا کرنا چاہ رہے ہیں تیسرا لکھیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ میں نے صرف ترتیب بتائی ہے آپ کو، تو نمبر لکھ کے اس کے بعد آپ نے اس کا جواب لکھ دینا، نمبر 2 جواب، 3 4 اور یہ 5، یہ اس طرح یہ ہمارا ہو جائے گا کوسچن آنسرز کا حصہ۔ تو اب یہ 15 نمبر ہمارے ہو گئے، اس میں سے ایک بھی نمبر ہمارا نہیں کٹتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5 جو سبق کا خلاصہ ہے، تو 2 دیے جائیں گے سبق کے خلاصے، ہم نے ایک لکھنا ہے، تو میں نے یہاں آرام السکون لکھا، مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے کچھ سبقوں میں ماخذ اور صنف بھی ہے جو وہاں دیا ہوا ہے، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ لکھنا غلط لکھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو نہ لکھیں، صرف مصنف کا نام لکھ دیں، اور یہ دیکھیں بالکل ایکسٹریم رائٹ ہینڈ پہ خلاصہ ہیڈنگ دی ہے، اور اس کے آگے رابطہ کی علامت لگائی ہے۔ پھر یہ پیراگرافز کی شکل میں، یہ میں نے سکیچنگ کر دی ہے، آپ دیکھ لیں، ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اب یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ خلاصہ لکھتے ہوئے اہم الفاظ، یعنی جو مرکزی الفاظ ہیں، جو تھیم ورڈز ہیں، وہ نمایاں کر کے مارکر سے لکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں میں ہیڈنگ بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کوئی ایک لفظ آپ جو ہے اس کو مارکر سے نمایاں کر کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پریکٹس ہے تو، اور مارکر زیادہ جو ہوتا ہے بڑے کٹ والا وہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ آگے سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 برسات کی بہاریں، نظم کا خلاصہ، تو شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ یہ نذیر دیکھ لیں کس طرح لکھا ہوا ہے، ایک نذیر، یہ نذیر ضوئیں کے ساتھ، یعنی جس کو ضوا پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہے، اور ایک نذیر ذال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ نذیر احمد دہلوی ہے، یہ نذیر اکبر آبادی ہے۔ اسی طرح ایک اکبر الہ آبادی بھی ہے، تو آپ نے نام میں خیال کرنا ہے، غلط نہیں لکھ دینا کیونکہ اس کا ایک نمبر ہے۔ اس کے بعد خلاصہ کی ہیڈنگ دی اور ایک خلاصہ لکھ دیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نظم کا خلاصہ ایک عبارت یعنی ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے گا۔ دیکھیں سبق کا خلاصہ جو ہے مختلف پیراگرافز میں ہے، اور پیراگراف جب بھی شروع ہوتا ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر شروع ہوتا ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو نظم کا خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس۔ تو ہم نے پہلے یہاں درخواست جو ہے اس کو حل کیا ہے، تو ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست کی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ جناب، اگر یہاں جناب لکھا ہے تو بعد میں صاحب نہیں آئے گا، اگر صاحب لکھنا ہے تو جناب نہیں آئے گا، یہ چیز یاد رکھیے۔ تو اس کے بعد یہ کوما کا نشان لگایا، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول، آپ نے اپنے ادارے کا نام نہیں لکھنا، یاد رکھیے گا جہاں آپ پڑھیں، بلکہ گورنمنٹ لکھا جائے گا۔ پھر کوما لگائیں گے، جگہ جو ہے جہاں آپ ہیں موجود، لودھراں، بہاولپور، ملتان، کوئی بھی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، عنوان، عنوان کی جگہ پر آپ موضوع بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد رابطہ کی علامت، یہ ہم نے مارکر سے لکھا ہے، لیکن آگے جو عنوان ہے وہ ہم نے پین سے لکھا ہے۔ درخواست برائے فیس معافی یا فیس معافی کی درخواست، یا آپ صرف فیس معافی بھی لکھ سکتے ہیں۔ جناب علی سینٹر میں لکھا گیا ہے، مارکر سے لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ ایک علامت ہے، اس کو ندائیہ کی علامت کہتے ہیں۔
तो जनाब आली के ऊपर खड़ी ज़बर नहीं है, ये याद रखिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपने। अगर आप करेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा। ये देखें, एक नंबर इसका है तखातुब का, एक उन्वान का है और एक जनाब आली का। 5 नंबर हमारे दरखास्त के हैं जो हमने लिखना है मवाद। फिर एक नंबर जो है हमारा अलारिस वाले हिस्से का है। अलारिस की जगह पर आप दरखास्त गुजार भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ लिखनी है, या अलारिस या दरखास्त गुजार। आपका ताबे फरमा अलिफ बे जीम, और उसके बाद बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड पे आपने डेट लिखनी है। डेट आप उर्दू गिनती में भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा जो यहाँ लिखा हुआ, यानी 7 है तो 7 को आप उर्दू में लिख दें, और ये उसके बाद 2023 है तो इसको उर्दू में लिख सकते हैं। तो 1 नंबर तारीख लिखने का, 10 नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। खत क्योंकि ये दोनों मुतबादिल होते हैं, तो अब आपकी मर्जी जो भी आप लिखें। सवाल नंबर 6, मुदीर के नाम खत। तो इम्तिहानी मरकज़ बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड पे, उसके बाद डेट लिखी है एक्सट्रीम राइट हैंड पे, ये दोनों पेन से लिखने हैं। मोहतरम मुदीर सेंटर में लिखा है। मुदीर के नाम खत है या किसी के भी नाम है, चचा के नाम, अब्बू के नाम, भाई के नाम, वो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद भी निदाइया की अलामत अस्सलाम वालेकुम, इसके बाद निदाइया की अलामत, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर इसके हैं जो हम खत लिखेंगे मवाद के। उसके बाद वस्सलाम, नियाजमंद, अलिफ बेजी। अगर अब्बू के नाम है तो वस्सलाम आपका बेटा, तो खत के मुताबिक आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये चीजें तरीक़ाकार देख लें आप सारा, ताकि वहां आप गलती ना करें। सवाल नंबर 7 जी, सवाल नंबर 7 में 2 चीजें होती हैं, मुकालमा या कहानी। तो कहानी देख लें पहले, झूठ की सजा, तो आपने हेडिंग दी और उसके बाद कहानी लिख दी जो भी है। उसके बाद आपने नतीजा लिखना है, जो भी नतीजा है। नतीजा लफ्ज मार्कर से, राब्ता की अलामत मार्कर से, और आगे वाला हिस्सा पेन से। आगे मुकालमा जी, डॉक्टर और मरीज के दरमियान मुकालमा। ये आपकी बुक में ये चीज़ नहीं बनी हुई जो मैंने यहाँ बनाई है, तो इसमें मतलब आप कोई शुरू की जो है वो दे सकते हैं कि जी डॉक्टर बैठा होता है और मरीज आता है तो अपनी बीमारी बताता है वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके फिर मरीज और डॉक्टर के दरमियान मुकालमा। इसी तरह इख्तितामिया भी आप लिख सकते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमने करना है सवाल नंबर 3, इसको पूरी तवज्जो से देख लें। सवाल नंबर 3 में हमारे पास जो चीज़ है वो है इबारत की तशरीह। हमारे पास 2 इबारतें हैं, ये याद रखिएगा। तो अलिफ लिखा है मैंने पहले, सवाल नंबर 3 अलिफ, तो इसमें हवाला मतन, तो इसमें ये 2 नुक्ते और ये आगे एक छोटी सी लकीर, इसको तफसीलिया की अलामत कहते हैं। तो ये लगाइए। तो इसमें सबक का उन्वान लिखा है, फिर काहिली, ये राब्ता की अलामत लगा के, मुसन्निफ का नाम सर सैयद अहमद खान। उसके बाद ये खत कशीदा अल्फाज के मायनी, ये भी हेडिंग नहीं है। अल्फाज वाली साइड छोटी, मानी वाली साइड बड़ी। आपने पहले पहला लफ्ज लिखना है, जो तरतीब इबारत में दी हुई है ये याद रखिएगा। उसके बाद उसके कोशिश कीजिए कि 2 मायनी आप लिखें, वरना जो एक मायना लिख रहे हैं वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा लफ्ज उसके 2 मायनी, तीसरा लफ्ज उसके 2 मायनी, और चौथा लफ्ज उसके 2 मायनी, तरतीब से लिखना है। और उसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देकर तशरीह शुरू कर देनी है। आप पहले कुछ लिखेंगे, उसके बाद अगर आप कोई कौल लिखना चाहते हैं, इरशाद बारी ताला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में है, या किसी बुजुर्ग का कौल है, या किसी फिलासफर का कौल है, तो वो हेडिंग देंगे। यहाँ हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ लिखना है कौल, और इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, ये याद रखिएगा, वावैन इसको कहते हैं, और बिल्कुल सेंट्रलाइज करके इसको लिखना है। फिर आप अपना कुछ लिख लेंगे। उसके बाद अगर शेर लिखना है तो उसका शेर लिखने का भी तरीका आप नोट कर लेंगे, किस तरह हमने शेर लिखा हुआ है। ये मार्कर से लिखना है सब कुछ, ये चीज याद रखिएगा। जो कौल है, शेर है, ये सब कुछ मार्कर से। तो तशरीह का तरीका यही होगा जो आप देख रहे हैं। इस स्केचिंग को आप अपने जहन में रख लें। तो उस तरह उसके बाद जब ये एक तशरीह पूरी हो जाएगी तो सवाल नंबर 3 लिखेंगे, बेजुज लिखेंगे, आगे ब्रैकेट में बे लिखेंगे, और ये भी ऊपर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक इस हिस्से की हमने तशरीह कर देनी है। आगे है जी सवाल नंबर 2, इसका हिस्सा नज्म है। हमने इसका जो भी शेर, 4 शेर होंगे, हम जो भी शेर लिखना चाहते हैं पहले उसका नंबर दे देंगे। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट हैंड पे शेर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3, 4, जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद नज्म का उन्वान जो भी है, नात मैंने यहाँ लिखा है, शायर का नाम जो भी है लिख देंगे। उसके बाद तशरीह, तशरीह का तरीका वही है, स्केचिंग वही है जो मैंने ऊपर आपको बता दी है। तो इसी तरह शेर आप 2 करेंगे तो ऊपर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक इस शेर की तशरीह करें। शेर 3 है तो इसका भी ऊपर दिए गए तरीकाकार के मुताबिक। तो ये 3 शेर हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 2 आप लिखेंगे दोबारा, और बेजुज। तो उसके बाद शेर 1, तो इसमें गजल देखें, गजल का उन्वान या नाम मैंने नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ गजल, हस्ती अपनी हबाब। तो आगे
थोड़ी सी डैश डैश लगा दें, पूरा भी लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह है तो, हस्ती अपनी हबाब की सी है, लेकिन इस तरह थोड़ा सा डैश डैश लगा दें ये भी ठीक है। शायर का नाम मीर तकी मीर। तो उसके बाद तशरीह, तो तशरीह की स्केचिंग बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताई है। तो ऊपर दिए गए शेर 2 की तशरीह, तो ऊपर दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इस शेर की तशरीह आपने करनी है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पेपर के हल करने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा। मजीद अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।